Hello students, welcome back to our channel. Today we are continuing the series of objective questions of the chemistry chapters. और अब आज हम फोर्थ चैप्टर करें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैं ये वो क्वेश्चंस ले रही हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं. ठीक है, जो बुक वाले क्वेश्चंस हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट हैं. उसके अलावा जो है वो मैं ले रही हूँ. अगर आप इन जो मैं फिलअप्स दे रही हूँ इनको आप कर लीजिए, मतलब मैं साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट ही समझा रही हूँ थोड़े से एक शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इनको कर लीजिए और सेलिना बुक के क्वेश्चंस कर लें अगर आप, तो फिर आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी सेलिना की. मतलब जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं, और ये वाले क्वेश्चंस अगर कर लेंगे आप तो फिर आपको जो बुक के बीच में जो थ्योरी है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर यूजफुल फॉर यू. तो इसीलिए आप उस हिसाब से समझिए. आप ये मत समझिए कि ये चैप्टर का जिस्ट है, ये उसके अलावा क्वेश्चंस है. दीज आर दी क्वेश्चंस अदर देन दोज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, वो भी करने हैं और ये भी करने हैं. जब ये दोनों कर लोगे तो आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है. ये मेरे कहने का मतलब है. मैं शायद प्रीवियस लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं कर पाई. सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस फोर्थ चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग. The first one is the atomic number of an element is the number of dash present in it. देखो मैंने ये बहुत सिंपल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. मैंने आपसे पूछा एटॉमिक नंबर, तो इट इज़ जब डेफिनेशन आप लर्न करते हैं एटॉमिक नंबर की तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, या प्रेजेंट इन एन एटम. अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर वैसे देखा जाए तो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है एक एटम के. आयन की बात नहीं करें, हम एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का जो है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, क्योंकि वही प्रोटॉन्स हैं वही उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक एटम के अंदर दोनों चीज़ सेम होती हैं. दैट इज़ व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वो बैलेंस्ड होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. इसीलिए एटम बैलेंस्ड होता है, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली. ठीक है, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है तब वो आयंस में कन्वर्ट होता है. ऑलराइट, तो यहाँ पे जब आपसे ये पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है तो आप ये लिखेंगे इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे, दो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डेफिनेशन में आप प्रोटॉन्स ही लिखेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स विद 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स आर. अब जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से होते हैं? ये आपके कौन से हो जाएंगे? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स. ग्रुप 15 कौन सी है? नाइट्रोजन फैमिली है. ग्रुप 16 कौन सी है? ऑक्सीजन फैमिली है. और 17 जो है वो हमारी जो क्लोरीन फ्लोरीन जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन क्लोरीन उनकी फैमिली है. ठीक है, तो ये हैलोजन फैमिली होगी. तो आप ये क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनमें कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या है? सो दीज आर एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स. हम इनको गैसेस या सॉलिड्स ऐसा नहीं बोलेंगे, हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, आपने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो मेटल्स होते हैं दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू अचीव स्टेबिलिटी, वेयर एज the non-metals they tend to gain electrons to complete their octets and they achieve stability. अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 है ना, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 5. तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेगी अपनी जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 6. तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है. फ्लोरीन में है, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर?
9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 7, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी जो वैलेंस शेल है, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। जीरो ग्रुप भी नॉन मेटल है, उनकी वैलेंस शेल में उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट होती है, वो भी नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब उसमें सिर्फ 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स का पूछा, ठीक है। Next is the maximum possible number of electrons in a particular shell is given by the formula. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे कि हम किसी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला पूछा है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2n², जहाँ पे ये जो n है इट रिप्रेजेंट्स दी नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर की शेल की बात करें, जैसे हमारी शेल कौन सी होती है, K L M N, ये हमारी शेल से है ना। तो K1 होती है, L2 होती है, M को थर्ड शेल बोलते हैं, N को फोर्थ शेल बोलते हैं। तो अगर आप सपोज हम सेकेंड वाली शेल का निकालें तो 2n² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे n की जगह आप यहाँ पे 2 रख देंगे, तो आप निकाल लीजिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब जो हमारी सेकेंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर n4 का निकालें तो आप क्या करेंगे, 2n² की जगह 2 4² रख दिया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 2 इंटू 16 आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपकी फोर्थ शेल में। तो इस हिसाब से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज क्रेडिटेड विद दी with explaining the stability of an atom। साइंटिस्ट का नाम पूछा है जिन्होंने कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। तो देखो एटम के स्ट्रक्चर को तो बहुत लोगों ने प्रपोज किया, रदरफोर्ड पहुंच गए थे, रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक सही बिल्कुल स्ट्रक्चर बताया, लेकिन वो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या दिक्कत थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल क्यों है। उन्होंने बता दिया था कि एटम जो है वो ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए, उन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करती है। तो उनके मॉडल के हिसाब से क्या था कि सपोज ये न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता रहेगा तो इट विल कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी, और वो धीरे धीरे ऐसे स्पाइरल मोशन में आके अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन हमने ये देखा है कि एटम्स तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, सालों सालों वो स्टेबलाइज रहते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो जो रदरफोर्ड थे वो एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाए। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे, एक डैनिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव किया। इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, वो अपने ही ऑर्बिटल में रहता है अनलेस इट इज सप्लाइड विद एक्सटर्नल एनर्जी। अगर हम उसमें मूवमेंट करेंगे एनर्जी का तभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को चेंज करता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता रहता है, और वो ऑर्बिटल जो है दैट इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज वाई इट डज नॉट ईदर लूज और गेन एनर्जी। दैट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये नील्स बोर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सा है लेकिन मैंने इसको ले लिया है कि ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कितना टाइम्स होता है या कितना हैवी होता है। तो इसकी वैल्यू है 1837, ठीक है, ये कैलकुलेशंस में यूज होता है। नेक्स्ट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज अ डैश। डिस्चार्ज ट्यूब हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में यूज हुई है। तो अब ये कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैथोड रे ट्यूब और अ CRT। अब ये होती क्या है, एक ग्लास की एक ट्यूब होती है जो कि सील्ड होती है, उसमें एक ओपनिंग होती है विच इज़ कनेक्टेड टू दी वैक्यूम पंप, जहाँ से वो गैसेस को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कितनी गैस अंदर लानी है उसमें वो डिसाइड होता है। और एक उसके जिसमें
दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट या कौन सी गैस कैसी रेस प्रोड्यूस करेगी या कैथोड रेस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। Next is cathode rays produce fluorescence on a dash screen while anode rays do so on a dash screen. अब ये जो रेज हैं, हमने अभी बोला कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप जब हो जाता है इनके अंदर, तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस लाइट, दे एमिट लाइट। फ्लोरेसेंस मतलब लाइट, जैसे आपने देखा होगा जो साइंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट के साइंस होते हैं ना, वो ग्लो करते हैं, नियॉन लाइट्स होती हैं, ब्राइट पिंक, ब्राइट ग्रीन, येलो, तो वो नियॉन लाइट्स जो होती है ना, वो क्या है, यही प्रिंसिपल है। वो कैथोड रे ट्यूब होती है और वहाँ पे हम जो अपनी गैसेस होती हैं, जो हमारे जीरो ग्रुप की गैसेस हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, उनको फिल करते हैं एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, कलर्ड लाइट, तो फ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन अ डैश स्क्रीन वाइल एनोड रेज डू सो ऑन अ डैश स्क्रीन। तो कैथोड रेज जो है वो सोडा ग्लास का जो स्क्रीन होता है, अगर हम सामने उनके सोडा ग्लास मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लास जिसमें कि सोडा इन्वॉल्व है, मतलब सोडियम कार्बोनेट है, तो उसमें वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। जबकि एनोड रेज जो हैं वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है। ये आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, आपने लर्न किए होंगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट इज डैश आर कॉल्ड कैनाल रेज। अभी हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज क्या होती है, अब हम देख रहे हैं कि कैनाल रेज क्या होती हैं। तो कैनाल रेज एक्चुअली एनोड रेज को बोलते हैं। जो कैथोड से निकल रही थी वो कैथोड रेज हो गई, जो एनोड से निकल रही हैं वो एनोड रेज हो गई। और इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि जब कैथोड रेज एमिट की थी तो सामने जो एनोड रखा था उसको, जैसे एनोड था ये, तो इसको क्या किया था, परफोरेटेड एनोड रखा था, मतलब उसमें ऐसे छेद थे, तो इसके थ्रू एनोड रेज एमिट हुई थी इन होल्स के थ्रू, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कैनाल रेज। ओके, नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली, अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि दे आर हीलियम न्यूक्लियाई लिख सकते हैं, ठीक है, या हीलियम न्यूक्लियस लिख सकते हैं आप। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, हीलियम क्या होती है, देखो हीलियम इज 2He4। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगी, अगर हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो ये क्या बन जाएगा, He2 पॉजिटिव। तो ये जो हीलियम का आयन है, दीज आर एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स। तो हम इसको बोलते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, एंड पार्टिकल्स है तो न्यूक्लियस की जगह आप न्यूक्लियाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हटा दीजिए, तो ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज। अगर हम बात करें कि किसी एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें पता है कि उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली हम एक टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। Alright. Next is isotopes have similar dash properties but differ in a few dash properties. आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट के 2 तरह के एटम्स जिनमें कि मास नंबर डिफर करता है, ठीक है। जैसे कि C612 और C614, ये कार्बन के 2 आइसोटोप हैं। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, कार्बन का एटम है, उसका मास नंबर डिफरेंट है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं क्योंकि वो सेम एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि कुछ चेंजेस हो जाते हैं उनमें, तो इसकी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डैश। अब आइसोटोप्स जो हैं, जैसे हमने ये लिया है कार्बन के 2 आइसोटोप्स लिए, तो इनमें आप ये बताओ कि डिफरेंट क्या है, मास नंबर डिफरेंट है ना, नीचे एटॉमिक नंबर है सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स,
वही तो हमारा मास नंबर होता है। तो मास नंबर डिफर कर रहा है, प्रोटॉन सेम है, तो डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है? न्यूट्रॉन्स में। तो हम क्या कहेंगे कि आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज डैश हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अभी हमने आइसोटोप्स की बात की, अब एक दूसरे चीज़ की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे कि हम लेते हैं आर्गन लेते हैं और कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का होता है 18, और इन दोनों का मास नंबर होता है 40। तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका कि मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो इनके लिए एक टर्म होती है जो कि आपकी बुक में दे रखी है, वी कॉल देम आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है आर्गन और कैल्शियम का। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डैश इज द ओनली एलिमेंट विच हैज नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास नंबर क्या होना चाहिए? देखो, कोई एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब प्रोटॉन प्लस 0 ये है, तो इसका मास नंबर क्या होना चाहिए? तो ऐसा एलिमेंट क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, दोनों चीज़ें 1 होती हैं। मतलब कि प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 0, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 1, क्योंकि प्रोटॉन 1 है एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन कि डैश हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन वाइल डैश हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, ऐप में बच्चे बात करते रहते हैं ना, चैट करते हैं, तो एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि 9th के और 10th के सिलेबस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि 9th की आपको याद रखनी है 10th में। तो एक तो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो आपकी शेक्सपियर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्लस योर पोएम्स एंड स्टोरीज, जो 9th का सिलेबस है वो 10th में भी आता है। 10th में पूरा आएगा, 9th का भी आएगा, और 10th में जो आप एडिशनल पढ़ेंगे, जैसे आपकी 10 पोएम्स है, 10 स्टोरीज है, तो 5 या 6 आपको अभी 9th में करा देंगे, और रिमेनिंग आपको 4 जो बचेंगी, 4 या 5 जो भी है वो 10th में कराएंगे, और 10th में फिर वो ऑल 10 ऑफ देम विल कम। पूरा एमओवी आएगा, पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस आएगा, ऑल द 10 पोएम्स, ऑल द 10 स्टोरीज विल बी देयर फॉर योर 10th बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे ही हिंदी में सारा 9th का सिलेबस कैरी ओवर होता है, उसमें एडिशन हो जाते हैं। तो 9, 10th में जो हिंदी इंग्लिश है वो कंबाइन होके आती है 10th के एग्जाम्स में। बायोलॉजी में आपका बहुत कम ऐसा कंटेंट है जो कि 10th में रिपीट हो रहा है, फिजिक्स में हो रहा है। केमिस्ट्री में काफ़ी सारा कंटेंट रिपीट होता है 10th में, जैसे कि ये 4th वाला चैप्टर है, ये एज इट इज़ 10th क्लास में कैरी होता है, बस 10th में इसमें अभी हमने इस चैप्टर में 2 तरह की बॉन्डिंग पढ़ी है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है और आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं। वहाँ पे आपको एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, तो थोड़ा सा एडिशन है। बाकी काफ़ी सारा कंटेंट 9th का, जैसे प्रैक्टिकल वाला जो चैप्टर है वो तो पूरा कैरी होता है और उसमें कंटेंट थोड़ा सा ऐड हो जाता है। ऐसे ये 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, तो केमिस्ट्री जो 9th की है वो काफ़ी सारी 10th में कैरी होती है। तो इसीलिए आप 9th की केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से करिए। 11th 12th में, तो 11th में भी है ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, 11th में सीबीएसई में यही सब है। तो जो बच्चा आईसीएसई से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो बच्चे आईसीएसई से 9, 10th करके जाते हैं उनको 11th में बहुत आसानी रहती है, कि 11th में सीबीएसई में यही सिलेबस होता है, और आप जितने भी कॉम्पिटिशन्स देते हैं वो सारे सीबीएसई के सिलेबस में बेस्ड होते हैं, 12th के बाद की जो कॉम्पिटिशन्स है। इसीलिए चिल्ड्रन,
मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 10th के बाद वो सीबीएसई में शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स, उनका बेसिस सीबीएसई का सिलेबस होता है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है 11th एंड 12th की, और बिलीव मी 11th-12th की एनसीईआरटी ईजी नहीं होती, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं बता रही थी। ओके, मुझे ध्यान आ गया था कि स्टूडेंट से पूछते रहते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन वाइल डैश हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें ये सब होता है। ठीक है, एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो कैटायन बना लेता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और दूसरा एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और वो एनायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये जो बनते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट छोड़िए, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड है वो कौन सा होता है? वो है हमारा जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है, वो होता है हमारा CSF, सीजियम फ्लोराइड। ये सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सीजियम हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन वाइल फ्लोरीन, ठीक है, वाइल फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो यह सबसे ज़्यादा हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो CSF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको करिए और आप अपने चैप्टर के क्वेश्चंस करिए, इसका मतलब आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। अगर आपको ये सब आ जाते हैं, दैट मीन्स योर चैप्टर हैज़ बीन थॉरली प्रिपेयर्ड, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, दीज आर अदर देन दोज विच आर गिवन एट द बैक ऑफ योर चैप्टर। तो ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को करके काम चल जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं को करके काम चल जाएगा, दोनों आपको कंबाइन करके पढ़ने हैं। ठीक है, सो टेक केयर टिल देन, ऑलराइट, फिर मिलेंगे।